हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी, हाजिर हूं एक और दमदार, एक और अमेजिंग सेशन के साथ, जिसमें क्लास 11th के लर्नर्स के लिए, क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए एक और सेशन है, एक और दमदार सेशन है, जिसमें हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन को डिराइव करेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि एक ऐसी वैल्यू जहां पर आपको यह 100% कंफर्म हो जाएगा कि रिएक्शन का इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो चुका है। तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ उसका एक पैरामीटर जो बनेगा इक्विलिब्रियम का, वो एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ बनेगा और उसी कांस्टेंट वैल्यू को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैसे ये निकलेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, ये हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो भैया इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू की भी और उसके डेरिवेशन की भी। और कहीं ना कहीं इस वीडियो के लिए, इस डेरिवेशन के लिए कहना चाहिए, हमें लॉ ऑफ मास एक्शन पता होना चाहिए, हमें लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है लॉ ऑफ मास एक्शन, तो जस्ट इसके पिछला वीडियो मैंने लॉ ऑफ मास एक्शन का ही पढ़ाया था, आप पहले प्लीज उस वीडियो को देखें। छोटा वीडियो है, 20-25 मिनट का वीडियो है वो, उस वीडियो को देखें, उसके बाद आपको ये डेरिवेशन समझ में आएगा। तो उसके बाद ये डेरिवेशन संपट पड़ेगा, इसलिए आप पहले वो वीडियो देखें, फिर आप ये वीडियो बिल्कुल देखें। तो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले बात करेंगे इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स की, जहां पर आपको नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक, आप कोई सी भी क्लास में हो, कोई सा भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ना चाहते हो और कोई सा भी सब्जेक्ट का कोई चैप्टर, कोई टॉपिक स्पेसिफिक भी पढ़ना चाहते हो, तो अब आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। आपकी तलाश मैग्नेट ब्रेन्स पर आकर खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक के सभी क्लासेस का एक्सक्लूसिव सिलेबस है, जो यूट्यूब चैनल पर तो आपको मिलेगा वेरियस प्लेलिस्ट में, साथ ही मिलेगा आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट magnetbrains.com पर भी। जब आप वेबसाइट विजिट करेंगे तो वहां पर आपको एक स्ट्रक्चर्ड और एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स मिलेगा, जहां पर सिर्फ आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और उसके बाद पूरा कोर्स उस सब्जेक्ट का बनकर आपके सामने आएगा। सीक्वेंस में आपके चैप्टर की लिस्टिंग होगी, चैप्टर के अंदर आपके कंसेप्ट वीडियोस होंगे, टॉपिक के वीडियोस होंगे, थ्योरी क्लासेस, उसके बाद आपकी बैक एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, उनके सोल्यूशन का डिस्कशन होगा। उसके अलावा आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, सैंपल पेपर्स जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर इशू किए हैं या जो मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से आपको सैंपल पेपर्स मिलते हैं वो, इसके अलावा आपकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, वन शॉट रिवीजन, एक कंप्लीट पैकेज आपको मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको वेबसाइट पर आना है तो कोई सब्सक्रिप्शन बाय करना है, कोई कूपन कोड लगाना है डिस्काउंट के लिए, कोई पैकेज खरीदना है, कुछ नहीं। 100% फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लेक्चर्स मिलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर। और सारे लेक्चर्स मोबाइल से, लैपटॉप से, टैबलेट से, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से आप एक्सेस कर सकते हैं और उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। तो भैया बहुत सारा खजाना है, लोगों तक पहुंचाएं इस जानकारी को, लोगों को अवेयर करें, क्योंकि खजाना आप अकेले इतना है कि लूट ही नहीं पाओगे। तो लोगों को अपने साथ ले जाओ, उनको बताओ कि इस चैनल पर क्या क्या चीजें आपको अवेलेबल है और कितने आसानी से, कितना इजीली आप सारे लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, चले अब अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का डेरिवेशन मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको लॉ ऑफ मास एक्शन समझना होगा, जिसको आपको पिछले वीडियो में जाना होगा, जिसमें मैंने आपको बहुत क्लियरली कहा था कि एज पर लॉ ऑफ मास एक्शन किसी भी रिएक्शन का जो रेट है, किसी भी रिएक्शन की जो रफ्तार है, किसी भी रिएक्शन की जो स्पीड है, वो उनके रिएक्टेंट जो होंगे उनके एक्टिव मासेस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उनके एक्टिव मासेस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और एक्टिव मास क्या होगा भैया? अपन ने बात करी एक्टिव मास क्या होगा। एक्टिव मास इज मोलार कंसंट्रेशन। एक्टिव मास मतलब मोलारिटी, मोल्स पर लीटर। तो रिएक्टेंट्स जो भी आपने लिए, ए लिया है, बी लिया है, सी लिया है, जो भी रिएक्टेंट्स आपने लिए, इनके मोलार कंसंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ रिएक्शन। और वो भी रिएक्टेंट्स अगर एक से ज्यादा हैं, जैसे ए बी सी मैं बोल रहा हूं, तो सबके मोलार कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी। और कौन सा कंसंट्रेशन? मोलार कंसंट्रेशन। और अगर इसमें कोई स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो उसकी वो पावर बन जाएगा। जैसे मान लो ए जो है रिएक्टेंट, उसके स्मॉल ए मोल्स लिए आपने, तो कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल ए आप लिखोगे और स्क्वायर और पावर में क्या लगा दोगे?
स्मॉल ए, पावर में स्मॉल ए। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द पावर ऑफ देयर स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ये सारी चर्चा हमने लॉ ऑफ मास एक्शन में करी है। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी आपको ये नहीं समझना है कि सर थ्योरेटिकली क्या समझा रहे हैं। ये मैं अपने पिछले वीडियो की आपसे बात कर रहा हूं। अगर आपने पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पिछला वीडियो जाकर देखें, लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में आपको पता चलेगा। ठीक है, चले अब स्टार्ट करते हैं। यहां पर हम पूरा डेरिवेशन ऑलरेडी हो रखा है, बट मैं चाहता हूं आपको मैं डेरिवेशन अपनी तरफ से भी बताऊं। तो वो डेरिवेशन में पहले अपनी तरफ से साइड में बताता हूं और फिर इससे हम लोग मैच करते हुए चलेंगे। सपोज करो हमारे पास एक होमोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन है। सपोज करो हमारे पास एक होमोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिएक्शन में आपके सामने लिख देता हूं, A moles of A reacting with B moles of B and reversibly gives C moles of C and D moles of D। ये मैंने एक रिएक्शन लिख दी, ठीक है, एंड इट्स अ होमोजीनियस रिएक्शन। होमोजीनियस मतलब A, B, C और D के फेजेस सेम है। होमोजीनियस हमने बोला था कि होमोजीनियस इक्विलिब्रियम उन रिएक्शन में देखने को मिलता है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सभी के फेज सेम हो। फेज कौन से? फिजिकल फेज, सॉलिड लिक्विड गैस वाले फिजिकल फेज सेम हो। अगर फेज अलग अलग होते तो रिएक्शन हेट्रोजीनियस बोली जाती, बट हमने हेट्रोजीनियस नहीं ली, हमने होमोजीनियस ली। और इसका मतलब ये नहीं कि हेट्रोजीनियस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिराइव नहीं हो सकता, वैसे ही डिराइव होगा, बस रिएक्शन को मुझे लेना था कोई एक टाइप की तो मैंने होमोजीनियस ले ली। ठीक है, अब चूंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, चूंकि ये रिएक्शन भाई साहब रिवर्सिबल है, तो एक बात तो कंफर्म है कि इस रिएक्शन में अगर आप ऐसे जाओगे तो दिस विल बी टर्म्ड एज फॉरवर्ड रिएक्शन। मतलब ए और बी अगर रिएक्ट होंगे और सी और डी अगर बनाएंगे तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन बोली जाएगी। और अगर थोड़े टाइम के बाद चूंकि ऐसा होगा कि सी और डी भी रिएक्ट होंगे और रिएक्ट होकर आपको ए और बी वापस बनाना चालू कर देंगे, तो जब सी और डी रिएक्ट होंगे और ए और बी बनाएंगे तो इस दिशा में रिएक्शन विल बी कंसीडर्ड एज बैकवर्ड रिएक्शन। रिएक्शन को हम बोल देंगे बैकवर्ड रिएक्शन, क्योंकि अब रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चली गई है। क्योंकि अब जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चली गई है। सो नाउ द रिएक्शन विल बी टर्म्ड एज बैकवर्ड रिएक्शन। तो आपके पास दो डायरेक्शन हो गई रिएक्शन की, एक हो गई फॉरवर्ड रिएक्शन, एक हो गई बैकवर्ड रिएक्शन। एक बात कंफर्म है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर तब आएगी जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। जब फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार, फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड के बिल्कुल इक्वल होगी, तब हम कहेंगे भैया रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड, मींस इक्विलिब्रियम हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। लेकिन अगर मैं इन इंडिविजुअल रिएक्शंस पर, इंडिविजुअल बोले तो सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन पर पहले लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करूं और फिर थोड़ी देर के बाद बैकवर्ड रिएक्शन पर अगर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करूं तो मुझे क्या एक्सप्रेशंस मिलेंगे, मैं ये जानना चाहता हूं। तो स्टार्ट करते हैं पहले अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। सो नाउ दिस इज अकॉर्डिंग टू लॉ। आप इधर कुछ मत देखना, अभी इधर तो सारा डेरिवेशन करके दिया हुआ है ऑलरेडी। मैं आपको पहले डेरिवेशन सामने कर रहा हूं, उसके बाद अपन इससे मैच कर लेंगे, कोई फर्क नहीं है इसमें। लेकिन कहते हैं ना जब आप डेरिवेशन साथ में करवाते हो तब ज्यादा समझ में आता है, इसलिए मैं आपको साथ में डेरिवेशन करवाता हुआ चल रहा हूं। तो भैया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अपन ने लॉ ऑफ मास एक्शन ले लिया भाई यहां पर, दिस इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। ध्यान से देखेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से हम यहां पर क्या बोलते हुए चलेंगे, ध्यान से अगर सुने। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, दिस इज रेट ऑफ एफ आर। व्हाट इज एफ आर? फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव masses of the reactants, to the active masses of the reactants। अब आप मेरे को बताओ फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्टेंट्स कौन है भैया? ए और बी। तो क्या वो ए के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा? यस। क्या बी के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा? यस। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए
हालांकि ए का स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है स्मॉल ए, तो इट विल बिकम रेज टू इट्स पावर स्मॉल ए इनटू, क्योंकि दो रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट ऑफ मोलार कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस, तो इनटू बी रेज टू द पावर स्मॉल बी। ये बन जाएगा आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्सप्रेशन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर ए इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। जाहिर तौर पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम ओपन करेंगे, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हम ओपन करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को ध्यान से देखेंगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू के एफ। दिस इज के एफ। व्हाट डू यू मीन बाय के एफ? It's a constant for forward reaction. It's a constant in the rate of forward reaction and KF क्यों बोल रहे हैं? F stands for forward reaction. तो ये KF हो जाएगा, एक constant है into concentration of A raised to the power A into concentration of B raised to the power B. Clear हो गया? ये हो गया हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। मतलब मैंने फॉरवर्ड रिएक्शन में लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई किया है, मैंने फॉरवर्ड रिएक्शन में लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई किया है। अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन में अप्लाई कर सकता हूं बाबू, तो मैं बैकवर्ड रिएक्शन में भी अप्लाई कर सकता हूं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है रिएक्शन से फॉरवर्ड जा रही है, इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन। शुरुआत में जरूर फॉरवर्ड जाएगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद बैकवर्ड रिएक्शन भी स्टार्ट होगी, तो बैकवर्ड रिएक्शन भी स्टार्ट होगी, यानी कि सी जो है वो डी के साथ रिएक्ट करके ए और बी भी देगा। तो मैं लॉ ऑफ मास एक्शन बैकवर्ड रिएक्शन पर भी अप्लाई कर सकता हूं, और जब बैकवर्ड रिएक्शन पर अप्लाई करूंगा तो ये सी और ये डी मेरे क्या बन जाएंगे? रिएक्टेंट्स। बट ऑब्वियस है ये, क्योंकि भाई साहब जो चीज फॉरवर्ड में प्रोडक्ट थी, बैकवर्ड में वो चीज अब आपकी रिएक्टेंट कहलाएगी, और जो फॉरवर्ड में रिएक्टेंट था बैकवर्ड रिएक्शन में अब वो प्रोडक्ट बन जाएगा, क्योंकि अब रिएक्शन को देखने का नजरिया बदल जाएगा। अब तुम इस रिएक्शन को इस दिशा में देख रहे हो, अब तुम इस रिएक्शन को इस डायरेक्शन में देख रहे हो, तो नाउ दीज विल बिकम योर रिएक्टेंट्स एंड दीज विल बिकम योर प्रोडक्ट्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अब आपके सी और डी क्या हो जाएंगे? रिएक्टेंट्स। सो एज अकॉर्डिंग टू दिस, when we apply law of mass action in the backward reaction, the rate of backward reaction, rate of BR बोले तो backward reaction will be directly proportional to the concentration of C raised to the power C into concentration of D raised to the power D। क्या मेरी बात समझ पड़ी? क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन है? C, जिसके कितने मोल्स है? C, स्मॉल c मोल्स, तो उसकी पावर बन जाएगा। मोल्स किसके? रिएक्ट कौन कर रहा है? डी, जिसके पावर में कौन है? स्मॉल डी, तो स्मॉल डी रिएक्ट कर रहा है, तो ये सी की पावर सी इंटू डी की पावर डी बन जाएगा। एंड नाउ इसमें भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन ओपन करेंगे, तो फॉर दिस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू, बैकवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी। दिस विल बिकम दिस, और इक्वल टू के साथ प्रोपोर्शनलिटी का साइन ओपन करा है तो एक कांस्टेंट भी आएगा, पहले कांस्टेंट का जिक्र करना चाहिए, बिल्कुल करेंगे। तो नाउ द कांस्टेंट विल बिकम के बी। मैंने प्रोपोर्शनलिटी का साइन ओपन कर दिया, यहां कांस्टेंट कौन था? के एफ, बिकॉज इट वाज अ कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। हियर द कांस्टेंट इज के बी, इट्स अ कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, एंड के बी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी इंटू डी की पावर डी, इंटू डी की पावर डी, ये बन जाएगा। एंड नाउ अज्यूमिंग दिस टू बी इक्वेशन नंबर 2, अज्यूमिंग दिस टू बी इक्वेशन नंबर 2, क्लियर हो गया? तो फर्स्ट रिएक्शन, जो फर्स्ट इक्वेशन है वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बता रही है, जो सेकंड इक्वेशन है वो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बता रही है, जहां पर के एफ और के बी आर द कॉन्स्टेंट्स फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन रिस्पेक्टिवली। अगर कोई पूछे व्हाट इज के एफ, तो we can write it as Kf is the constant for forward reaction, Fr means forward reaction, Kb is the constant, it's the constant for backward reaction, it's the constant for
बैकवर्ड रिएक्शन। ये हमारे पास दो कांस्टेंट्स है, KF और KB। और हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, सेकंड इक्वेशन में हमारे पास एक्सप्रेशन है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है? कब तुम मानते हो कि रिएक्शन का इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है भाई? अभी अपन इक्विलिब्रियम पढ़ते हुए आ रहे हैं और अपन कब मानते हैं कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव कर चुकी है? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जहां पर अगर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के इक्वल हो जाए तो हम कहेंगे रिएक्शन का इक्विलिब्रियम आ गया। सो एट इक्विलिब्रियम वी नो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, वी नो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन becomes equal to rate of backward reaction. Rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction. तो rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction. अब rate of forward और rate of backward अगर इक्वल हो गए, दोनों स्पीड सेम हो गई, तो इक्विलिब्रियम आ गया। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, क्योंकि हमारे पास वन इक्वेशन में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है और सेकेंड इक्वेशन में रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का एक्सप्रेशन है। ये देखो, फर्स्ट इक्वेशन में रेट ऑफ फॉरवर्ड है, मतलब ये वाला रेट सेकेंड इक्वेशन में रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का जो एक्सप्रेशन है उसके इक्वल होगा। मतलब ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन आपस में बिल्कुल इक्वल होंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड आपस में बिल्कुल इक्वल होंगे, तो बिल्कुल इक्वल कर देते, बिल्कुल इक्वल कर देते। तो फ्रॉम 1 and 2, KF into concentration of A की पावर A into concentration of B की पावर B will become equal to KB into concentration of C की पावर C into concentration of D की पावर D. Are you getting my point? Because this is rate of forward reaction and this is rate of backward reaction. And at equilibrium we know rate of forward will become equal to rate of backward reaction. तो फिर from 1 and 2 ये दोनों equations बिल्कुल equal हो जाएंगे, ये दोनों expressions बिल्कुल equal हो जाएंगे। अब एक काम करते हैं, concentration terms को एक तरफ ले जाते हैं और constant terms को एक तरफ लाते हैं। constant terms बोले तो KF और KB, ये constant terms है, इनको एक तरफ लाते हैं और concentration terms मतलब active masses, molar concentration, square bracket वाली चीजें, उनको एक तरफ ले जाते हैं। So this becomes KF upon KB. This becomes KF upon KB. KF यहां रखते हैं, KB यहां लाते हैं तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा KB। तो this becomes KF upon KB will be equal to concentration of C की पावर C into concentration of D की पावर D। ये तो इसी साइड रहेगा, ये concentration terms इस साइड आएंगे तो they will become denominator divided by concentration of A की पावर A into concentration of B की पावर B. So this will become your expression while equating the two equations 1 and 2 at equilibrium. At equilibrium. अब आगे KF और KB क्या है भाई? KF क्या है? Constant for forward reaction. KB क्या है? Constant for backward reaction. दो constant का division should also be a constant. अगर आप एक फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू होगा उसको डिवाइड कर रहे हो एक बैकवर्ड रिएक्शन के कांस्टेंट के साथ जो अगेन एक कांस्टेंट होगा, तो दो कांस्टेंट का डिवीजन भी तो एक कांस्टेंट ही होगा, तो ये एक और कांस्टेंट दे देगा। एंड दैट कांस्टेंट इज नथिंग बट कॉल्ड एज KEQ. दैट कांस्टेंट विल बिकम नथिंग बट डिनोटेड एज KEQ, which is equal to concentration of C की पावर C into concentration of D की पावर D divided by concentration of A की पावर A into concentration of B की पावर B, and this will be your expression for KEQ, which is nothing but known as equilibrium constant. This is therefore becomes the expression for your equilibrium कांस्टेंट। तो ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का
एक्सप्रेशन बन जाएगा विच इज नथिंग बट के ई क्यू। आप इसको के ई क्यू बोलो या आप इसको के सी भी बोलो, बात एक ही है। के सी इसलिए बोल सकते हो क्योंकि ये कंसंट्रेशन के टर्म्स में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया है, इसलिए आप इसको के सी बोल सकते हो क्योंकि ये कंसंट्रेशन के टर्म्स में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया है। तो आप इसको के ई क्यू बोलो या के सी बोलो, बात एक ही है। बट दिस इज व्हाट यू आर हैविंग एज द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब ये वैल्यू एकदम फिक्स होगी, ये वैल्यू एकदम कांस्टेंट होगी। और कांस्टेंट क्यों होगी? बहुत सिंपल सा खेल है, क्योंकि सी का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा। इक्विलिब्रियम पर सी का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा, क्योंकि याद करो हमने कहा इक्विलिब्रियम पर सारे कंसंट्रेशन वैल्यूज कांस्टेंट हो जाएंगे। जो भी आपने रिएक्टेंट ले रखा है, जो भी आपने प्रोडक्ट ले रखा है, इनका जो भी कंसंट्रेशन होगा वो इक्विलिब्रियम पर स्टैटिक हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि रिएक्शन रुक गई है, रिएक्शन रुकेगी नहीं। क्यों? क्योंकि जितनी दिशा में फॉरवर्ड रिएक्शन में जितना प्रोसीड करेगी उसी स्पीड से बैकवर्ड में भी प्रोसीड करेगी। जितने रिएक्टेंट्स के मोल्स जाएंगे प्रोडक्ट बनने, उतने ही प्रोडक्ट के मोल्स जाएंगे रिएक्टेंट बनने भी। तो रिएक्शन चलती रहेगी, लेकिन कंसंट्रेशन की जो वैल्यू है वो फिक्स हो जाएगी। कंसंट्रेशन की जो वैल्यू है वो एक कांस्टेंट वैल्यू धारण कर लेगी। तो भैया सी का कंसंट्रेशन भी फिक्स हो जाएगा, डी का कंसंट्रेशन भी फिक्स हो जाएगा, ए का कंसंट्रेशन भी फिक्स हो जाएगा, बी का कंसंट्रेशन भी फिक्स हो जाएगा। और सारे सबके मोल्स तो पहले से आपने फिक्स कर ही रखे थे, क्योंकि मोल्स ऐसा तो नहीं आप बीच में बढ़ाओगे या घटाओगे, आपने जितने मोल्स स्टार्टिंग में रिएक्शन के ले लिए वही होंगे। तो इवन स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी भी कांस्टेंट होगा। तो सब कुछ अगर कांस्टेंट होगा तो इनका जो डिवीजन आएगा, प्रोडक्ट्स का डिवीजन जो आएगा, वो डिवीजन भी कांस्टेंट होगा। और उसी कांस्टेंट को हम घोषित कर देंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो दिस विल बिकम योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दिस विल बिकम योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इन शॉर्ट अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कोई पूछे, इन शॉर्ट अगर कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछे, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत सिंपल फंडा है, दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज first of all equilibrium constant can be defined as either with KEQ or with KC। हालांकि अभी मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के और भी डिनोशंस लेकर आऊंगा। जैसे अभी केसी क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कंसंट्रेशन के टर्म्स में निकाला है, प्रेशर के टर्म्स में भी निकालूंगा। मान लो अगर रिएक्शन पूरी गैसियस है तो मैं प्रेशर के टर्म्स में भी निकालूंगा, देन इट बिकम्स केपी। प्रेशर के टर्म्स में इट बिकम्स केपी। आगे मैं मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में भी निकालूंगा, तो मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में इट बिकम्स के एक्स, क्योंकि एक्स जो होता है वो मोल फ्रैक्शन डिनोट करते हैं, काय बोलते हैं उसको, तो के काय बोल दो उसको, तो के काय से भी डिनोट कर सकता हूं। बट फिलहाल मैं इसको केसी क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैंने कंसंट्रेशन के टर्म्स में निकाला है। एंड व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? इट इज इक्वल टू नथिंग बट द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय concentration of reactants, divided by concentration of reactants। ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, जो कि क्योंकि ये क्या है? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। ठीक है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट थे तो मल्टीप्लाई कर दिया दोनों के कंसंट्रेशंस, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ठीक है, रिएक्टेंट भी एक से ज्यादा थे तो मल्टीप्लाई कर दिया सबके कंसंट्रेशन को। बट अल्टीमेटली इट इज ऑलवेज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, और ये चेंज नहीं होगा भाई। अगर चेंज हो रहा है मतलब तुम समझ जाओ भी इक्विलिब्रियम नहीं आया फिर रिएक्शन का। मान लो तुम देख रहे हो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन सर बदल रहा है, पहले कुछ और निकाला था अब कुछ और निकल रहा है, मतलब तुम रुक जाओ, तुमने जल्दबाजी कर ली। रिएक्शन को इक्विलिब्रियम तो अचीव करने दो, क्योंकि जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा तो ये वैल्यू चाहे न्यूमरेटर हो चाहे डिनोमिनेटर हो, ये चेंज नहीं होगी। और दोनों वैल्यू चेंज नहीं होगी तो दोनों कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिवाइजन कांस्टेंट से, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट इज आल्सो अ कांस्टेंट, सो दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा। संपट पड़ी क्या बात? पूरे तरीके से ये डेरिवेशन क्लियर हुआ क्या? यही डेरिवेशन यहां पर दिया हुआ था, यही डेरिवेशन यहां पर भी दिया हुआ था। सो ए मोल्स ऑफ ए आर रिएक्टिंग विद बी मोल्स ऑफ बी टू गिव यू सी मोल्स ऑफ सी एंड डी मोल्स ऑफ डी। यही रिएक्शन है। RF, rate of forward reaction, A moles of A raised to the power A into concentration of B raised to the power B। Proportionality का साइन ओपन करा तो KF आ गया। In the same way बैकवर्ड रिएक्शन पर भी अप्लाई करेंगे, RB इक्वल टू KB into concentration of C की पावर C into concentration of D की पावर D, where KF and KB are the rate constants for forward and backward reaction।
So they are constants for forward reaction and Kb is constant for backward reaction. Now at equilibrium, we know rate of forward will become equal to rate of backward. इनका कहां लिखा हुआ है, यहां पर देखते हैं. At equilibrium, rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction. तो दोनों एक्सप्रेशन 1 और 2 के इक्वेट कर देंगे. Kf into a raised to the power a into b raised to the power b will become equal to Kb into concentration of c raised to the power c into concentration of d raised to the power d. कांस्टेंट टर्म्स एक तरफ, कंसंट्रेशन टर्म्स एक तरफ, Kf अपॉन Kb एक तरफ, कंसंट्रेशन टर्म्स एक तरफ. सो दिस बिकम्स Kc. और ये देख लो आप Kc का एक्सप्रेशन वही आया जो हमने निकाला था. दिस इज कॉल्ड एज Kc विच इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C रेज टू द पावर C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D रेज टू द पावर D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू द पावर. ये देखो सेम ही आया है, सेम. ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन दोनों आपको सेम मिलेंगे, दोनों आपको सेम मिलेंगे. तो ये आपका Kc निकल गया. क्लियर? दिस इक्वेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. इस इक्वेशन को अपन लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सप्रेशन फॉर लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. दिस इज एक्सप्रेशन फॉर लॉ ऑफ chemical equilibrium. This is law for expression for law of chemical equilibrium. इसको equilibrium constant कह लो या फिर expression कह लो for law of chemical equilibrium. Clear हो गया? Where Kc is equal to Kf upon Kb. आप इसको Kc इसको भी बोल सकते हो Kf upon Kb को, ये भी Kc हो सकता है, या फिर Kf upon Kb क्योंकि इसके बराबर है तो Kc इसके बराबर भी हो सकता है. ठीक है. कांस्टेंट एंड इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इज नोन एज इक्विलिब्रियम नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इट हैज अ डेफिनेट वैल्यू, इट हैज अ डेफिनेट वैल्यू फॉर एवरी केमिकल रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. भाई साहब पर्टिकुलर टेम्परेचर को तो तुम डबल अंडरलाइन कर लो. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उस पर्टिकुलर रिएक्शन का उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कांस्टेंट होगा. अगर तुम रिएक्शन ही बदल दो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जाहिर तौर पे बदल जाएगा क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हर रिएक्शन का अलग अलग होता है. लेकिन अगर एक रिएक्शन देख रहे हो एक ही टेम्परेचर पे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कांस्टेंट रहेगा. बट एक ही रिएक्शन का अगर तुम टेम्परेचर भी बदल दो, मान लो अभी हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखा 25 डिग्री पर, ठीक है, तुमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाली, सपोज करो 2.5, इमेजिन कर लो 2.5, मतलब इनका जो डिवीजन किया ना आपने कंसंट्रेशंस का प्रोडक्ट करके डिवीजन, उसकी वैल्यू आई 2.5. अब आपने क्या करा, 25 डिग्री पर 2.5 निकला था, अब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, सपोज करो 25 डिग्री से 40 डिग्री कर दिया रिएक्शन का टेम्परेचर. अब सोचो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2.5 ही निकलेगा? नहीं निकलेगा क्योंकि वैल्यू बदल जाएगी. इसका मतलब यह हुआ कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. इट्स अ टेम्परेचर डिपेंडेंट थिंग, और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी तो 100% टेम्परेचर के बदलने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदलेगा. कैसे बदलेगा, कैसे वेरी करेगा, ये सारी चर्चा हम करेंगे आगे. बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक रिएक्शन का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर कांस्टेंट है. अगर टेम्परेचर बदल दोगे तो उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी बदल जाएगी. इसलिए जब भी हम ये निकालते हैं Kc तो हम ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे निकालते हैं. जब हम ये Kc निकालते हैं तो ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही हम निकालते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिगार्डलेस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो अब क्या करेंगे, पहले अपन स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहां से मैंने पूरा डेरिवेशन बताया है, यहां से डेरिवेशन स्टार्ट हुआ है, ये पहले से डेराइव्ड था, ये मैंने आपके सामने डेराइव किया. तो आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चले, उसके बाद आगे बात करेंगे. स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें भाई, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें. ये सेकंड वाला पार्ट है जहां पर पूरा एक्सप्रेशन आया है, और इसको आप KEQ और KC भी लिख सकते हो. इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इस वाले पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लें. हालांकि यहां मैंने बहुत कुछ नहीं लिखा है, ये पहले से लिखा हुआ था, लेकिन ये वही चीज है जो मैंने पिछली स्लाइड में खुद से भी लिखी है. तो ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और याद रखें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को KEQ भी बोल सकते हो या फिर कंसंट्रेशन के टर्म्स में KC भी बोल सकते हो. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो. तो क्लियर हो गया ये वाला एक्सप्रेशन. और हमेशा याद रखना, ये तो चलो उस रिएक्शन जो अपन ने मानी थी A मोल्स ऑफ A रिएक्टिंग विद B मोल्स ऑफ B,
टू गिव सी मोल्स ऑफ सी एंड डी मोल्स ऑफ डी, उसका केसी है। लेकिन इन शॉर्ट आपको जो केसी याद रखना है वो क्या याद रखना है, ये वाला चीज, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है और ये केसी का एक्सप्रेशन है, और ये तभी यूज होगा जब कंसंट्रेशन टर्म्स में आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना हो। बट अगर मान लो रिएक्शन पूरी तरीके से गैसियस हुई, होमोजीनियस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स भी सारे गैसेस हैं और प्रोडक्ट्स भी सारे गैसेस हैं, तो फिर आप केसी से बेटर केपी निकालोगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। दिस इज केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, सी स्टैंड्स फॉर कंसंट्रेशन। उस केस में आप केपी निकालोगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। अगर आपको मोल फ्रैक्शन दे दिए गए, आपको बोला गया भैया ए के मोल फ्रैक्शन बी के इतने मोल फ्रैक्शन से रिएक्ट करके सी के इतने मोल फ्रैक्शन और डी के इतने मोल फ्रैक्शन बना रहे हैं, ठीक है, आपको मान लो ये रिएक्शन दे दी, तब आपको क्या करना है, तब आपको सिंपल ये चीज करनी है कि आपको मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखना है। तो इट विल बिकम मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स। और मोल फ्रैक्शन के लिए आप के एक्स से डिनोट करोगे, उसको काय बोलते हैं, तो के काय से डिनोट करोगे। दिखता एक्स जैसा है बट के काय होता है वो, तो काय होगा तो के काय से आप उसको डिनोट करोगे। देख लेते हैं आगे, इसको देख लेते हैं, इसको जान लेते हैं। सो ये वाला अपन ने स्क्रीनशॉट ले लिया है ना। Kc is expressed in terms of mole fraction also, तो देखो मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में, एंड इट इज डिनोटेड बाय kx। kx बोलो, k काय बोलो, तो kx विल बी व्हाट, मोल्स फ्रैक्शन ऑफ c रेज टू द पावर c, मोल फ्रैक्शन ऑफ d रेज टू द पावर d अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ a रेज टू द पावर a एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ b रेज टू द पावर b। तो यहां पर आप k काय के टर्म्स में भी डिनोट कर सकते हो, और जैसा मैंने आपको कहा इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, अगर मान लो पूरी तरीके से रिएक्शन प्रेशर के टर्म्स में देखनी है, पूरी तरीके से रिएक्शन प्रेशर के टर्म्स में आ गई, प्रेशर के टर्म्स में कब आएगी, जब सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के हर स्पीशी गैसियस होगी, तो आप पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में देखोगे, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय केपी। जैसा मैंने आपको बताया, केपी इज इक्वल टू पीसी, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ सी raised to the power its mole fraction, its mole, that is C, into PD, partial pressure of D raised to the power D upon partial pressure of A raised to the power A into partial pressure of B raised to the power B। क्लियर हो गया? तो ये आपका Kp का एक्सप्रेशन हो गया, दिस इज Kp। तो ओवरऑल मैं आपको तीन एक्सप्रेशंस दे रहा हूं जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के ही है, बट हमेशा याद रखना, सामने होगा प्रोडक्ट और नीचे होगा रिएक्टेंट, सामने होगा प्रोडक्ट और नीचे डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर में होगा प्रोडक्ट और डिनोमिनेटर में होगा रिएक्टेंट। तो अगर हमारे पास एक रिएक्शन है A मोल्स ऑफ A रिएक्टिंग विथ B मोल्स ऑफ B टू प्रोड्यूस रिवर्सिबली C मोल्स ऑफ C एंड D मोल्स ऑफ D, तो यहां पर सबसे पहले Kc which is concentration of C raised to the power C into concentration of D raised to the power D upon concentration of A raised to the power A into concentration of B raised to the power B। ये हो गया आपका Kc। अगर आप एक मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में आओगे, तो मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में मोल फ्रैक्शन ऑफ C raised to the power C, क्योंकि इसके मोल्स हैं C, मोल फ्रैक्शन ऑफ D raised to the power D upon mole fraction of A raised to the power A into mole fraction of B raised to the power B। ये हो जाएगा Kx के टर्म्स में। और अगर आप पार्शियल प्रेशर में आओगे, पार्शियल प्रेशर में तभी आना जब आपको कंफर्म होगी सारी चीजें गैसियस होंगी। अगर एक भी चीज गैस नहीं है तो आप पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में फिर नहीं निकाल सकते, फिर आपको सिंपल या तो Kc जाना पड़ेगा या Kx पे जाना पड़ेगा, बट Kp पे तभी जब सब गैस होंगे। Kp के टर्म्स में इट विल बिकम पार्शियल प्रेशर ऑफ C रेज टू द पावर C इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D रेज टू द पावर D अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A रेज टू द पावर A इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B रेज टू द पावर B। ये आपका हो जाएगा Kp के टर्म्स में। सो दिस इज इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, this is in terms of concentration, in terms of concentration यहां पर देखेंगे, so this is in terms of concentration, this is in terms of mole fraction, this is in terms of mole fraction, this is in terms of
partial pressure of gas, in terms of partial pressure of gas. So this is in terms of partial pressure of gases. ये आपके अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं, लेकिन ये सभी एक्सप्रेशंस आपके हो जाते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। ये सभी एक्सप्रेशंस आपके हो जाते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, और सिर्फ इक्विलिब्रियम पर ही ये कांस्टेंट होंगे। अगर रिएक्शन का इक्विलिब्रियम नहीं आया और आप ये वैल्यूज निकाल कर कुछ निकाल रहे हो तो वो कांस्टेंट वैल्यू तो नहीं होगी, क्योंकि रिएक्शन का जब इक्विलिब्रियम आएगा तभी ये सब कांस्टेंट होंगे। तो ये आपको डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशंस पे मिलेंगे, और उसमें क्लियर होना चाहिए ये कंसंट्रेशन से इंडिविजुअल स्पीशीज के, ये मोल फ्रैक्शन से इंडिविजुअल स्पीशीज के। मोल फ्रैक्शन हमें पता है ना, मोल्स ऑफ सब्सटेंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स रेशियो। जितने लोगों को मोल फ्रैक्शन नहीं पड़ा, फर्स्ट चैप्टर में मैंने एक वीडियो बनाया है मोल फ्रैक्शन का, वहां पर मोल फ्रैक्शन की पूरी थ्योरी मैंने दिया, आधे घंटे का करीबन वीडियो है, उसको जरूर रेफर करें। और यहां पर पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर भी मैंने आपको बताया है। कोई भी अगर एक गैस होगा, एक सिस्टम होगा, एक कंटेनर होगा, उसमें अगर 2-3 गैसेस होंगी, मान लो A B C D 4 गैसेस हैं, तो हर गैस का अपना एक इंडिविजुअल प्रेशर होगा जो उस कंटेनर की दीवारों पे लगेगा, जो उस कंटेनर की वॉल्स पे लगेगा, वो उस गैस का इंडिविजुअल प्रेशर पार्शियल प्रेशर बोला जाएगा। तो जब A अपना प्रेशर लगाएगा तो वो A का पार्शियल प्रेशर होगा, जब B लगाएगा तो B का पार्शियल प्रेशर होगा। उसी प्रकार C और D जब अपने अपने प्रेशर्स लगाएंगे तो वो उनके पार्शियल प्रेशर्स होंगे। उनको हम PA PB PC PD से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया ये वाला पार्ट? स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि KX तो इतना नहीं आएगा आपको, मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में इतना तो नहीं आएगा, लेकिन सबसे ज्यादा KC आएगा और KP आएगा, थोड़ा बहुत KP आएगा। तो KC और KP आपको क्लियर होना चाहिए। आगे चलकर हालांकि हम KC KP KX में रिलेशन भी देखेंगे। इनफैक्ट मेरा जो अगला वीडियो है वो यही होगा कि KC KP और KX का रिलेशन क्या है आपस में, उस रिलेशन को भी हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी लेंगे, फिर आगे और चर्चा करेंगे, आगे और बात करेंगे। भाई इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे, ठीक है। यहां पर भी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ये भी स्क्रीनशॉट लेंगे पूरा, क्योंकि यहां पर मैंने हर चीज डिफाइन करी है कि किसका कौन सा टर्म्स है। बट ये तीनों आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हैं, बस ये याद रखना जरूर, ये तीनों आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के ही एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है। चले अब आगे चलते हैं। नाउ सो फाइनली लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को आप स्टेट कैसे करोगे? अगर आपने अभी तक लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन केसी की अगर हम चर्चा करें, जिसको हम सबसे ज्यादा देखेंगे, तो इसका एक मोटा रूप ये देखा है कि इट्स अ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अभी तो हमने यही देखा है, तो इस आधार पर हम केसी को डिफाइन कैसे करेंगे, या कैसे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करेंगे? तो देखो, एट अ गिवन टेम्परेचर, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स टू दैट ऑफ रिएक्टेंट्स, द रेशियो ऑफ द concentrations of equilibrium concentration, the ratio of the equilibrium concentration of the products and the reactants। तो रेशियो ही है, किसका रेशियो है? प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का। कौन से कंसंट्रेशन का? जो इक्विलिब्रियम पर मिला है, तो उसको उस कंसंट्रेशन को हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कहेंगे। तो एट अ गिवन टेम्परेचर द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट्स मतलब अगर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन एक से ज्यादा है तो प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, मतलब जो नया सब्सटेंस बनेगा उस प्रोडक्ट का, टू दैट ऑफ रिएक्टेंट्स each raised to the power equal to their respective stoichiometric coefficients in the balanced chemical equation has constant value। तो रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और वो स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कब निकलना चाहिए? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। तो जो भी स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यू होगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के हिसाब से, वो इनकी पावर में चला जाएगा, और उनका जो रेशियो फिर निकलेगा वो रेशियो शुड बी कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को हम डिनोट करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसी कांस्टेंट को हम डिनोट करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो दिस केसी विल बी कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। This constant will be known as equilibrium constant। तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा कांस्टेंट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइंड होगा।
इन शॉर्ट आपको सिर्फ याद रखना कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। पावर में क्या होगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के हिसाब से जो स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होंगे वो पावर में जाएंगे। कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन के हिसाब से, वो क्या बन जाएगी, इनकी पावर बन जाएगी। कंसेप्ट क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना भी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यहां पर हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया जहां पर हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की चर्चा कर ली है। सिर्फ चर्चा नहीं करी है, बकायदा डिराइव भी किया है। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लपक के लेंगे, आगे फिर और बात करेंगे। तो बच्चों यहां पर हमारा कंप्लीट होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसके विषय पर सारी बातें। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब जो अगला वीडियो होगा वो इन डिफरेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के रिलेशन पर होगा। डिफरेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स बोले तो एक हमने कंसंट्रेशन के टर्म्स में निकाला Kc, एक मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में निकाला Kx, एक हमने पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में निकाला Kp। इन तीनों का आपस में रिश्ता क्या होगा, उस रिलेशन पर अब हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो आपको यही मिलेगा, रिलेशन बिटवीन Kc, Kp एंड Kx। बाकी आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर जहां आपको नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक की सभी क्लासेस, सभी सब्जेक्ट, सभी चैप्टर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं और 100% क्वालिटी कंटेंट आपको यहां पर मिलता है। यूट्यूब चैनल पर तो आप सारे लेक्चर्स देखते हो, लेकिन जब आप वेबसाइट पर जाते हो तो वेबसाइट पर आप जैसे ही जाओगे magnetbrains.com पर आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करना है, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और उस सब्जेक्ट का, उस क्लास का पूरा कोर्स आपके सामने आएगा। या अगर आप कोई स्पेसिफिक एग्जाम एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी या कोई स्टेट बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, यूपी के हो, यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, तो अगर आप स्पेसिफिक बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो वहां पर वो बोर्ड सिलेक्ट करना है। पूरा कोर्स आपके सामने आएगा जिसमें आपके कंसेप्ट वीडियोस होंगे, थ्योरी वीडियोस होंगे, उसके साथ आपके न्यूमेरिकल के सेशंस होंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशंस होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज अलग होगी, प्रीवियस ईयर जो एग्जाम में प्रीवियस ईयरली क्वेश्चंस पूछे गए उनकी सीरीज अलग होगी, वन शॉट रिवीजन जो आपका हाईली डिमांडेड रहता है एग्जाम टाइम में, वो वन शॉट रिवीजन भी आपको वहां मिलेगा। मतलब पूरा पैकेज मिलेगा आपको वहां पर कोर्स का, और वो बता दें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। कोई सब्सक्रिप्शन नहीं, कोई कूपन कोड नहीं, कोई आपको पैकेज बाय नहीं करना। जैसे आप YouTube पर फ्री देखते हो वैसे ही वेबसाइट पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट देखोगे। और साथ ही सारे लेक्चर्स आप किसी भी मोबाइल से, लैपटॉप से, टैबलेट से आप बिल्कुल एक्सेस कर सकते हो। और अब तो भैया नोट्स, बुक्स और ई बुक्स भी आपको मिलती हैं मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करो और आप नोट्स और ई बुक्स को वहां पर से एक्सेस कर सकते हो। तो इतना सारा खजाना है भैया मैग्नेट ब्रेन्स का, इसको बस आपको क्या करना है, अगर आप अपनी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन देना चाहते हो तो सबसे बेस्ट कंट्रीब्यूशन ये है कि आप लोगों तक इसको शेयर करें, लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं, लोगों को बताएं कि भाई मैग्नेट ब्रेन्स पर क्या क्या चीजें आपको मिलती हैं, क्या क्या चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप एक्सेस कर सकते हो। जितने तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप हो, जितने टेलीग्राम चैनल हो, जितने तुम्हारे स्कूल फ्रेंड्स का सर्कल, जो मतलब स्कूल फ्रेंड्स का सर्कल जहां भी जाता हो, कोचिंग में, कॉलोनी में, जहां भी रहते हो, सब जगह पर आप लोगों के साथ जरूर ये बात शेयर करें। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहे। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।